नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ विशेष कारणों से शायद नेटवर्क थोड़ा यहाँ पे कम था जहाँ पर मैं था, इस वजह से आज की लाइव स्ट्रीमिंग की जो क्लास थी आप लोगों की वो कैंसिल कर दी गई है। कल से मैं कोशिश करूँगा कि 4 बजे शाम को रेगुलर ऑनलाइन जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए लाइव क्लास की मैं व्यवस्था कर सकूँ। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी पर चर्चा करने जा रहे हैं। 2-3 दिन व्यस्तता की वजह से और कुछ अन्य कारणों की वजह से, अस्वस्थता की वजह से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं आ पाया था। आज के वीडियो में केवल हम लोग यूनिट नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे, उसका प्रारूप जानेंगे। कल से लाइव क्लासेस में भी आपको भी यूनिट नंबर 2 को पढ़ाया जाएगा। तो 4 बजे आप तैयार रहा करिएगा। 4 से लगभग 4:30 या 45 मिनट की क्लास जो भी रहेगी, ऑनलाइन क्लास आप लोगों की चला करेगी। यूनिट नंबर 2 जो है इसका नाम है धारा विद्युत। इंग्लिश में आप लोग इसे बोलोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इस पोर्शन में जाते हैं तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज को पढ़ेंगे शुरू से अंत तक। अब शुरुआती जो भाग था जिसे हम लोग स्थिर विद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे थे, उस भाग में चार्ज जब एक जगह पर स्थिर था तब उसके गुणों का अध्ययन हमने किया था। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने, जैसे कि सबसे पहले आप लोग 2 चार्ज के बीच लगने वाला कूलाम बल देखा था। उसके बाद जैसे जैसे आगे अपन लोग बढ़े थे, कूलाम बल के बाद विद्युत क्षेत्र की संकल्पना देखी थी। फिर इसके बाद टॉर्क, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का गुण, अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस प्रमेय उसके अनुप्रयोग, विभव का पोर्शन, द्विध्रुव के कारण विभव, फिर धारिताओं का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन, वान डी ग्राफ जनित्र। उसके बाद और भी कई चीज़ें पढ़ी थी। एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आपसे बोला था और मैं आपके लिए कर नहीं पाया हूँ अभी तक, उसको बीच में किसी दिन हम डिस्कस कर लेंगे कि 2 आवेशित चालकों को जोड़े जाने पर होने वाली ऊर्जा हानि का व्यंजक। ठीक है, तो अपन इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो आज हम करंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि करंट का परिचय आपको देने की आवश्यकता मुझे है नहीं, क्योंकि आपके घर में रेगुलर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, जैसे फ़ैन, बल्ब वगैरह, तो आप जानते हो कि करंट क्या है। दूसरा, कभी कभी आप झटका भी खा चुके हो, तो करंट को आप महसूस भी कर चुके हो। तो ज़्यादा इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता अपने को नहीं है, मतलब व्यवहारिकता की इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मली जानते हो कि करंट क्या है ना। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में घुसते समय सबसे पहले हम आपको एक परिभाषा बताते हैं। छोटी सी परिभाषा है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। प्रवाह, आवेश का फ्लो, आवेश का बहना, इसकी दर यानी कि प्रति सेकंड कितना आवेश बहता है, यही धारा है। तो ये परिभाषा सुनते ही आप लोगों के दिमाग में एक छोटी सी बात आई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि आवेश जब स्थिर रहता है उस समय उसके गुणों को हमने पढ़ा था। चाहे वो कैपेसिटर में हो, आवेश एक प्लेट पर रहता था, या कि जब विभव निकाल रहे थे तब भी आवेश एक जगह पर रुका हुआ था, हर एक चीज़ थी। पर यहाँ पे आते ही पहली ही परिभाषा हमें क्या बता रही है कि आवेश के फ्लो, यानी कि आवेश जब गतिमान होगा। आई बात समझ में? तो यानी कि जो पहली यूनिट थी उसमें हमने क्या किया था, आवेश की स्थिरावस्था का अध्ययन किया था, और जो हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होने वाली है इसमें हम आवेश के गतिमान प्रवस्था के बारे में देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि आवेश का 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। या तो वो स्थिर रह सकता है,
या तो वो गतिमान होगा। तो गतिमान प्रावस्था में दो अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो उसका वेग एक समान हो। अगर वेग एक समान होगा तो याद करिए गतिकी के नियमों को, जब वेग एक समान होता है तो त्वरण क्या होता है, जीरो। तो पहली अवस्था तो ये हो जाएगी कि जब त्वरण जीरो हो और एक समान वेग से गतिमान हो, और सेकंड अवस्था इसकी क्या हो जाएगी कि जब ये त्वरित हो। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तब के लिए है जब ये एक समान गति से गतिमान हो, यानी कि इसका त्वरण क्या हो, जीरो। पर जब आवेश त्वरित हो जाएगा आपका, उस समय आवेश के अध्ययन को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वो ये चीज़ हम लोग एक्सीलरेशन वाली चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 5 में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से ही। यहाँ हम मेनली किस में ध्यान देंगे कि जब आवेश एक समान वेग से गतिमान हो। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। आपने देखा कि यूनिट नंबर 1 जब आवेश स्थिर था तब के लिए था, और यूनिट नंबर 5 एक्सीलरेशन के लिए आवेश का अध्ययन हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की जो दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट है, 3 यूनिट है, तब हम कब पढ़ेंगे, जब आवेश एक समान वेग से गतिमान हो जाए। यानी कि एक समान वेग में से गतिमान के लिए आपको बहुत सारा मैटर पढ़ना है। ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जब आवेश एक समान वेग से गतिमान होगा तो सबसे पहले तो वो करंट के रूप में दिखेगा आपको, और जब करंट फ्लो होगी तो करंट के फ्लो होने से 3 प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है करंट। पहला प्रभाव क्या होगा, रासायनिक प्रभाव। आपके दैनिक जीवन में सेल के अंदर दृष्टिगोचर होता है, या फिर आप जब विद्युत लेपन करते थे तब रासायनिक प्रभाव आपको दिखता था, है ना। दूसरा प्रभाव क्या होगा इसका, ऊष्मीय प्रभाव। 10वीं में आप लोग काफ़ी अच्छे से इसे पढ़े हो। तो ये ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा आपका कि जब करंट फ्लो होता है तो तार गर्म पड़ जाता है, यही उसका ऊष्मीय प्रभाव है। और इसके लिए कैलकुलेशन के लिए आप लोग जूल इफेक्ट के बारे में एक फार्मूला भी पढ़े थे कि उत्पन्न हुई ऊष्मा की मात्रा H = I²RT, और कई और चीज़ें वहाँ पे पढ़े थे आप, पर मैं केवल लेक्चर के तौर पर आपको इसको बता रहा हूँ, है ना। तो ये 2 प्रभाव हुए। और तीसरा प्रभाव क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि जब किसी तार से धारा फ्लो होती है तो वो अपने चारों साइड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है ना। यहीं पर आवेश और चुंबकत्व का एकीकरण होता है बेटा, है ना। कैसे, देखो अभी तक आप लोग जब दैनिक जीवन में देखते थे, चुंबक लेकर खेलते थे, चुंबक आपको अलग दिखता था और जो करंट फ्लो हो रही थी वो अलग दिखता था। फिर आपने थोड़ा सा जाना कि जब करंट फ्लो होती है तो उसके प्रवाह की दर को ही हम लोग करंट बोल देते हैं, धारा बोल देते हैं। पर इससे कोई चुंबकत्व तो आपको दिखता तो नहीं था कि इसमें कोई चुंबकीय गुण है, या चुंबक जो आप हाथ में खेल रहे हैं वो वही करंट से डेवलप हुआ है, ऐसा कुछ आपको लगता नहीं था। पर यहीं पर इसका एकीकरण हो जाएगा जब ये चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। तो मज़ेदार बात यह है कि यूनिट नंबर 2 में हम लोग करंट यानी कि एक समान वेग से प्रवाहित आवेश की बेसिक प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कुछ नियम होते हैं, ओम का नियम, फिर किरचॉफ के नियम, फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है। और प्रतिरोध के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। जैसे कंडेंसर का संयोजन आप लोग पढ़े थे वैसे ही प्रतिरोधों का संयोजन भी आएगा। उस संयोजन के बाद हम थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ेंगे, मीटर सेतु पढ़ेंगे, है ना, विभव मापी पढ़ेंगे। और इतना पढ़ने के बाद हम लोग इफेक्ट ऑफ करंट वाले पोर्शन में जाएंगे। और इफेक्ट ऑफ करंट वाले पोर्शन के शुरू के 2 इफेक्ट जो थे कौन कौन से, हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव, यहाँ तक हम लोग इसी यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट जहाँ से स्टार्ट होगा उससे हमारी नई यूनिट बन जाएगी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 को मैग्नेटिज्म नाम दिया जाएगा, लेकिन ये स्टार्ट होगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, धारा के चुंबकीय प्रभाव से। अलग अलग प्रभावों को हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। धारा के चुंबकीय प्रभावों को पहले किसी वायर के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय फील्ड क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सोलेनॉइड के कारण, आपका परिनालिका के कारण, है ना, धारावाही के एक लूप के कारण, गोले के कारण, छल्ले के कारण। अच्छा, ये यूनिट नंबर 3 के फर्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे। सेकंड पोर्शन फिर हम ये देख लेंगे कि कैसे उसी के द्वारा चुंबक का निर्माण, तो चुंबकत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे,
यूनिट नंबर 3 के सेकंड पोर्शन में। और थर्ड पोर्शन में आपको मालूम होगा कि पृथ्वी भी आपका एक चुंबक के भांति व्यवहार करता है, तो हम चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से यूनिट नंबर 3 आपकी कंप्लीट होगी यूनिट नंबर 2 के बाद, ठीक है। पर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है बच्चों। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो आज ही मैं आपको बताऊंगा कि जो करंट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक करंट डीसी करंट होता है, दिष्ट धारा, और दूसरा होता है एसी करंट। और ये दोनों ही करंट आवेश के एक समान प्रवाह, एक समान वेग के कारण होते हैं, उत्पन्न होते हैं, है ना। तो पहला भाग जो हम है वो यहाँ पे पढ़ लेंगे डीसी करंट को, और सेकंड भाग उसके बाद हम एसी करंट को वहाँ पे पढ़ेंगे। और एसी करंट को पैदा कैसे की जाए, उत्पन्न कैसे की जाए, इसके बारे में भी वहाँ पे हम लोग प्रेरण से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। फैराडे ने रूल दिया था। तो ये हुआ जब आवेश एक समान वेग से गतिमान होगा, तब उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फिर के बाद आपका यूनिट नंबर 5 शुरू होगा। तो देखिए आगे का जो है वो अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूनिट नंबर 2 के बारे में चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ करंट की परिभाषा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक ना। यानी कि I बराबर Q/T, और I एक मूल राशि है, करंट एक मूल राशि है, करंट को I से दर्शाया जाता है। और इस मूल राशि का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है और कैपिटल A से दर्शाया जाता है। और इसकी विमा भी क्या होती है, कैपिटल A ही होती है। जहाँ तक है प्रकृति की बात अगर की जाए कि इसकी प्रकृति क्या होती है, तो नॉर्मली आप लोग यही बोलते हो कि धारा क्या है, अदिश राशि है। हम लोग भी अभी यही मानकर चलेंगे कि ये अदिश राशि है। पर जब हम आगे पढ़ेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि धारा अदिश राशि तो है पर सदिश जैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी बिंदु पर 3 तार आपस में जुड़े हुए हैं। एक तार से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो दूसरे तार से 4 एम्पियर का करंट बाहर जा रहा है, तो तीसरे तार से कितना करंट बाहर जाएगा भाई? 10 अंदर आ रहा है और एक से 4 बाहर जा रहा है, तो शेष बचे 6, तो तीसरे वाले तार से कितना करंट बाहर जाएगा? 6 एम्पियर का। पर यहीं पे अगर हम 4 एम्पियर वाले करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दें, जो अभी बाहर की ओर जा रहा है उसे अंदर भेजने लगे 4 एम्पियर का, तो एक तार से 10 एम्पियर का जा रहा है, दूसरे तार से 4 एम्पियर का जा रहा है, तो तीसरे तार में कितना हो जाएगा? 10 धन 4 बराबर 14 एम्पियर का। यानी कि हमने 4 एम्पियर का करंट का जब डायरेक्शन चेंज किया, तो जो तीसरे तार से हमें करंट मिल रहा था उसका मान भी बदल गया। तो तीसरे तार के करंट का मान दूसरे वाले तार के करंट के डायरेक्शन पर निर्भर कर रहा है ना। तो हमको तो लग रहा है कि ये डायरेक्शन पर निर्भर करता है, पर एक्चुअल में ये डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता। और वे सभी राशियाँ जो देखने में तो सदिश लगे लेकिन सदिश होती नहीं हैं, उन्हें हम अदिश ना कह के क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। अगर आपको याद हो तो मैंने 11th में आपको बताया था कि किसी भी राशि की, किसी भी भौतिक राशि की जो प्रकृति होती है वो 4 प्रकार की होती है: सदिश, अदिश, टेंसर और छद्म सदिश या स्यूडो सदिश। एक एक एग्जाम्पल याद दिलवाऊँ तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। सदिश वे राशियां हैं, एग्जाम्पल क्या, परिभाषा छोटी छोटी। सदिश वे राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे राशियां क्या होती हैं आपकी? सदिश। अदिश राशियां क्या है बेटा? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियां। टेंसर क्या है? वे राशियां जो देखने में सदिश लगे लेकिन सदिश होना अदिश राशियां हों, है ना, ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? टेंसर राशियां। और चौथा प्रकार होता है छद्म सदिश या स्यूडो सदिश। याद करिए जब घूर्णी गति आपको पढ़ाया जा रहा था तो आपको उस घूर्णी गति में किसी भी कण का जो गति की दिशा होती थी वो उसके स्पर्श रेखीय दिशा में दिखता था, लेकिन हम मुट्ठी के अंगूठे के नियम से घूर्णी दिशा में अपनी मुड़ी हुई उंगलियों को रखते थे, तो अंगूठा जिस दिशा में खुलता था उस दिशा में उस घूर्णी गति का दिशा हो जाता था। यानी कि गति आपको दिखती किसी और दिशा में है, होती किसी और दिशा में। ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? छद्म सदिश या स्यूडो वेक्टर। तो इन 4 में से जो तीसरा प्रकार है टेंसर, वो होता है करंट का।
यानी कि करंट की प्रकृति क्या होती है, टेंसर। अगर कभी क्वेश्चन आए तो नॉर्मली ऑप्शन में अगर टेंसर नहीं दिया है, अदिश दिया है, तो आप अदिश के लिए ऑप्शन लगाओगे, टिक लगाओगे, अदिश सही आंसर है। पर अगर अदिश के साथ साथ टेंसर भी ऑप्शन में आपको दिया गया है तो आप टेंसर को सही लगाओगे, वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये करंट के बारे में बेसिक बातें हुई। अब अपन चर्चा करते हैं कि करंट होता कितने प्रकार का है। तो बच्चों करंट दो प्रकार का होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक डीसी दूसरा एसी। डीसी मतलब डिस्ट करंट, इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट करंट, और एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, और इंग्लिश बोलेंगे अल्टरनेटिव करंट। देखिए इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होगा, जो सीधी दिशा में आपके पास तक आए, है ना। और प्रत्यावर्ती मतलब जिसकी दिशा, प्रत्यावर्ती मतलब बदलते रहना, यानी कि जिसकी दिशा क्या हो, बदलती रहे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। आप देखिए, आपके पास अगर सेल हो और एक घड़ी में लगाना हो, तो सेल का जब प्लस वाला सिरा प्लस की ओर और माइनस वाला सिरा माइनस की ओर आप रखोगे, तभी क्या होगा, सेल से आपकी घड़ी चलेगी। पर अगर आप उल्टा लगा दोगे तो क्या होगा, घड़ी आपकी नहीं चलेगी। दूसरा एग्जांपल लीजिए, फ़ैन का अगर प्लग है आपके पास, या किसी भी चीज़ का प्लग है, उसे आप पहले सीधा लगाइए प्लग के अंदर और बटन चालू करें, तब भी वो चीज़ चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी आपके घर में होगा। पर अगर उस प्लग को आप निकाल कर उसे उल्टा करके लगा दीजिए, तब भी आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलेगा। तो इससे क्या निश्चित हुआ कि जो सेल से हमें करंट मिल रहा था, उसकी पोलैरिटी, उसकी ध्रुवता नियत थी। अगर पलटा के आप लगा दिए तो भाई ध्रुवता बदल गई तो वो काम नहीं करेगा। पर एसी वाले जो आपके घरेलू परिपथों में होता है, उसमें एसी करंट फ्लो होती है, उस वाले में जब आपने प्लग लगाया तो सीधे में भी हो रहा था और उल्टे में भी हो रहा था, यानी कि उसकी ध्रुवता नियत नहीं है, उसकी दिशा लगातार बदल रही है, इसीलिए दोनों साइड से वो चला। तो ये मेन डिफरेंस होता है दोनों प्रकार के करंटों में। मुझे लग रहा है कि आप अभी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए, तो मैं एक बात और बताता हूँ कि सेल का धन सिरा सदैव एक ही सिरे पर रहेगा और ऋण सिरा दूसरे सिरे पर रहेगा। कभी इसमें इंटरचेंजिंग नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसमें इंटरचेंज, जैसे मान लीजिए ऋण की जगह पर धन सिरा हो जाता और धन की जगह पर ऋण सिरा कुछ देर के लिए, तो आपने सेल को उल्टा लगाया था तब भी आपकी घड़ी चलती। पर ऐसा होता नहीं, इसीलिए उल्टा सेल लगा देने पर आपकी घड़ी नहीं चली और सीधा लगाने पर ही आपकी घड़ी चली। जबकि एसी करंट में क्या होता है कि दो तार आते हैं आपके घर में, एक फेस एक न्यूट्रल, तो जो इसकी दिशा है वो लगातार बदलती रहती है। यानी कि दो तार हैं तो पहली बार फेस एक तार रहेगा तो दूसरा तब आपका न्यूट्रल रहेगा, और उसी अगले अर्धचक्र में, जैसे आप लोगों का तरंग का अर्धचक्र चलता है ना, उसी तरह से कि प्रथम अर्धचक्र में एक तार आपका धनात्मक है, दूसरा क्या है, ऋणात्मक। पर जैसे ही चक्र आपका बदला तो पहला तार ऋणात्मक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, धनात्मक। और इस ऋण और एक धन चक्र को मिला के ही एसी का एक चक्र बनता है। और आपके यहाँ देखे होंगे कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, बल्ब के ऊपर आप देखोगे तो उसमें उसका मार्किंग लिखा होगा कि कितने फ्रिक्वेंसी पर कार्य करेगा, तो उस पर लिखा होगा 50 हर्ट्ज। यानी कि जो एसी करंट आपके घर में आती है वो 1 सेकंड में धन और ऋण, जैसे अभी मैंने आपको बताया आधा आधा चक्र, इन दोनों को मिलाकर एक चक्र बनेगा, और ऐसे कितने चक्र लगाती है, 50 चक्र, इसीलिए उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों कि एसी क्या है और डीसी क्या है। एक इक्वेशन के तौर पर अगर हम देखने जाएं कि डीसी क्या है और एसी क्या है, तो डीसी करंट के पास केवल दो चीज़ें होती हैं, करंट और वोल्टेज। यानी कि अगर डीसी इक्वल टू हम लिखने जाएं तो करंट प्लस वोल्टेज लिख देंगे, पर जब हम एसी का इक्वेशन बनाने जाएं तो एसी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, करंट प्लस वोल्टेज प्लस फ्रिक्वेंसी आवृत्ति। क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो एक चक्र के रूप में चलती है, धन और ऋण के रूप में एक चक्र पूरा करती है, और ऐसे 1 सेकंड में कितने चक्र लगाती है, 50। तो उसके पास आवृत्ति भी है ना भाई। आवृत्ति क्या होती है, याद करिए 11th का, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, तो 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रही है, 50, इसलिए उसकी आवृत्ति क्या हो गई, 50 हर्ट्ज। मज़ा आया? नहीं आया तो आप ऐसा सुनिए, एक तरंग की तरह आप बनाइए चित्र, उसमें देखिए कि तरंग की तरफ जब वो बढ़ता है
तो पहले धनात्मक उच्च अवस्था से होता हुआ फिर आपके फिर से जीरो पर आएगा, फिर ऋणात्मक चक्र से होता हुआ फिर से जीरो पर आएगा। यानी कि एक चक्कर को पूरा करने के लिए वो 2 बार जीरो से होकर गुजरता है। यानी कि जो आपके घर में बल्ब जल रहा है वो 1 सेकंड में 100 बार जलता और बुझता है, क्योंकि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 चक्कर लगा रही है और एक चक्कर में 2 बार जल बुझ रहा है, जीरो से होकर गुजर रहा है। तो कितनी बार जलेगा, बुझेगा? 100 बार। तो मेनली यहाँ पे एसी और डीसी की चर्चा करने का मतलब ये था कि आपको डिफरेंस समझाना था कि क्या है एसी और क्या है डीसी। ठीक है। अब एसी के बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 4 में, जो कि इंडिविजुअल प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा के नाम से ही आएगा। यानी पूरी तरह से वहाँ पे हम लोग एसी के बारे में पढ़ेंगे और एसी में चलने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे मोटर, फैन वगैरह जो भी आपके घर में है। वापस आते हैं अपने डीसी वाले पोर्शन में। तो आवेश फ्लो होने का जो दर है वही आपका क्या है? करंट। तो करंट आपके घर में कैसे आता है? एक पाइप के द्वारा या एक तार के द्वारा? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि एक तार के द्वारा आता है। अगर पाइप के द्वारा आता तो हम पाइप के एक सिरे से छोड़ देते एक समान वेग से और वो दूसरे साइड भी उसी वेग से निकल जाता। जैसे कि मान लीजिए एक सिरे पर हमने 4 मीटर पर सेकंड वेग से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, वो दूसरे साइड भी उसी वेग से बाहर निकल गया। बड़ा आसान सा होता, पर यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। करंट आपके घर में एक कॉपर या एल्युमिनियम के वायर के अंदर से फ्लो होकर आपके घर तक पहुँचता है। तो अगर आप ये कल्पना करने जाओ कि जितनी स्पीड से हम छोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को उतने ही स्पीड से वो पूरे तार में बहता चला जाए, तो ये तो बड़ा इम्पॉसिबल है बेटा। क्योंकि कॉपर या एल्युमिनियम का जिसका भी वायर आपके घर में हुआ या लोहे का ही हुआ, तो ये सभी परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। और जब ये परमाणुओं से मिलकर बने हैं तो इसके अंदर कई परमाणु होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एक समान वेग से उसमें गति करना प्रारंभ करेगा तो कई बार परमाणुओं और आपके किन चीज़ों से, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पहले से उपस्थित होंगे, उनसे टकराएगा। तो अगर आप इसको 4 मीटर पर सेकंड वेग से एक सिरे से छोड़ोगे तो ये टक्कर खाते खाते भाई टकराएगा, फिर थोड़ी देर रुकेगा, फिर विभव चूंकि उसी दिशा में है तो फिर से उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ेगा, फिर से टकराएगा, फिर से रुकेगा। तो जो इसका औसत वेग निकल कर आएगा तार के अंदर, वो 4 से कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। बार बार रुक रहा है भाई, बस 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, बार बार ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पहुँचने तक में चलाया तो बेचारा लगातार 60 की स्पीड से, लेकिन चूंकि बार बार रुकती गई तो रुकने में स्पीड कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो उसका जो औसत वेग आप लोग निकालते हैं वो 50 ही रह जाता है। चली 60 से, लेकिन औसत वेग कितना रह गया? 50। तो जब कोई भी आवेश एक तार के अंदर फ्लो होता है तो टक्कर और मुक्त इलेक्ट्रॉनों से प्रतिकर्षण के कारण इसका जो मुख्य वेग होता है वो अपने पहले वाले मान की अपेक्षा कुछ ना कुछ क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जो इसका औसत वेग रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का या किसी भी आवेश वाहक का किसी तार के अंदर जो औसत वेग होता है उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बात समझ में आ पा रही है आपको? है ना कि इलेक्ट्रॉन को जिस स्पीड छोड़ेंगे उस स्पीड से वो नहीं चलेगा। जैसे 4 मीटर पर सेकंड की अगर स्पीड से हमने छोड़ा तो अंदर होने वाली टक्कर और प्रतिकर्षणों के फलस्वरूप जो इसका औसत वेग हो वो कुछ न कुछ क्या होगा? कम। जैसे 4 था तो अब कितना रह गया? 3। और इस औसत वेग को ही 3 जो आपको मिला है उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि अनुगमन वेग क्या है। ठीक है। अपन जब इस पाठ को प्रॉपर ढंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग अनुगमन वेग पर ही चर्चा करेंगे और इसके लिए एक व्यंजक निकालेंगे कि अनुगमन वेग होता कितना है। फिर अनुगमन वेग और करंट, भाई करंट क्या थी? आवेश प्रवाह की दर। तो I इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो यानी कि Q/T होगा। अगर मान लीजिए n तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो I इक्वल टू NE/T हो जाएगा आपका, है ना। और जो अनुगमन वेग है तो चाल बराबर दूरी बटा समय से, उस चालक की दूरी से हम लोग इसे उसमें से शामिल करेंगे
तो अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या आएगा, I बराबर NEAVD। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि इस यूनिट से 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपके लिए आने हैं। तो 3 नंबर में धारा और अनुगमन वेग में संबंध कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। फिर यहीं पे हम लोग छोटा सा टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। इसके बाद का टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे ओम का नियम। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना की जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर इससे प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। वेरी मोस्ट ये रूल है, 10वीं में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना हो तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर इससे प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाते I, यही ओम का नियम है ना। अब जब समानुपात को निशान हटाना होता है तो एक नियतांक अपन लोग जोड़ देते हैं R, और इस नियतांक को हम क्या नाम देते हैं, प्रतिरोध, है ना। तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, IR। लगभग जैसे अभी आप लोग परिपथों में चार्ज और विभव कैलकुलेट कर रहे थे संधारित्र वाले परिपथों में Q इक्वल टू CV से, उसी टाइप का इम्पॉर्टेंट कुछ ये भी है, V इक्वल टू IR, है ना। तो स्थिर विद्युत में जो महत्व Q इक्वल टू CV का है वही करंट में महत्व आपके ओम का नियम है। हालांकि ओम के नियम के बिना तो करंट का मतलब कोई भी चर्चा कर पाना संभव ही नहीं है। तो ये हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे बच्चों एक विशेष टर्म आया था, प्रतिरोध, नियतांक जो हमने जोड़ा था, है ना, अभी आपने सुन लिया है। तो इसके बाद हम लोग चर्चा स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा प्रतिरोध का, कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध बच्चों क्या होता है, धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, उसमें 2 दरवाजे हैं, एक सामने का एक पीछे का। अगर कोई व्यक्ति आपके घर से, मान दोनों साइड आपकी सड़क है, पर अगर सामने वाली सड़क से पीछे वाली सड़क में सड़क होकर जाना है तो हमें लगभग 3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। पर वही अगर हम आपके घर के अंदर से गुजर गए तो हम केवल 10 मीटर में दूसरी सड़क में पहुंच रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि भैया मैं जल्दबाजी में हूँ, मुझे आप अपने घर से निकल जाने दो अपनी बाइक लेकर, तो मैं दूसरी वाली सड़क में पहुँच जाऊँ, तो क्या आप आसानी से जाने दोगे? कभी नहीं जाने दोगे, डंडा लेके उसका सिर फोड़ दोगे, भाई बट हम नहीं जाने देंगे अपने घर से, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जब आपके घरों में धारा आ रही है या किसी तार से धारा फ्लो हो रही है तो किसी न किसी परमाणु के घर से ही तो होकर बेचारी गुजर रही है। और कोई भी परमाणु या कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने घर से गुजरने नहीं देगा उस चार्ज को। तो वो करंट का जो वायर है उसे रोकने का प्रयास करता है, और इसी रोकने के प्रयास को, इसी अवरोध को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रतिरोध। इसका मात्रक ओम होता है। ओम जो ओम का नियम दिए थे उन्हीं के सम्मान में इसका मात्रक ओम रखा गया है। और इसकी विमा और बाकी सारी चीज़ों की चर्चा अपन लोग जब पढ़ेंगे तब डिटेल में करेंगे, क्योंकि विमा मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, है ना। तो वहाँ पे चर्चा कर लेंगे। तो ये तो हो गया आपका प्रतिरोध की क्या होता है। अच्छा, आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, क्योंकि मैंने कल आपको बोला था कि आज मैं आपके लिए 3 वीडियो लाऊंगा। तो 3 वीडियो के बराबर एक ही वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, पूरा का पूरा लेक्चर का। आप ध्यान से सुनेंगे तो यूनिट नंबर 2 में आपकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर प्रतिरोध है, जैसे कंडेंसर उचित मान का जब आपको नहीं मिलता था तो 2 या 2 से अधिक को आप जोड़कर कंडेंसर प्राप्त कर लेते थे। उसी प्रकार प्रतिरोध भी जब आपके उचित मान का ना हुआ आपके पास तो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को हम जोड़कर उचित मान का प्रतिरोध बना लेंगे, और जो इनको आपस में जोड़ने की विधि होगी उसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। मेरी बात आपको समझ में आ पा रही होगी, है ना। फिर इसका भी संयोजन 2 या 3 प्रकार का हम पढ़ेंगे। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, और फिर मिश्रित क्रम संयोजन। इन तीनों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मैंने आपको पहले बताया था कि संयोजन आपको कई बार पढ़ना है 12th की भौतिकी में।
तो संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक भी निकालेंगे, ये भी बहुत मोस्ट होगा आपके लिए। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो 3-3 नंबर में ये आ सकते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से बच्चों, तो फिर प्रतिरोधों के संयोजन में विशेष प्रकार के कुछ संयोजन हम पढ़ने जाएंगे, है ना। तो विशेष प्रकार के संयोजन पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, किरचॉफ के नियम, केवीएल और केसीएल, दोनों नियमों का अलग अलग नाम है। केवीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि किरचॉफ के विभव से संबंधित नियम, और केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ सर्किटल लॉ, यानी कि किरचॉफ के परिपथीय नियम। हालांकि मैंने उल्टा बोल दिया, केसीएल पहला नियम होता है और दूसरा नियम केवीएल होता है। इसके बिना, इसको पढ़े बिना किसी भी परिपथ की कल्पना ही संभव नहीं है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये ओम के नियम का ही अपर रूप है दोनों। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। किरचॉफ के नियम से हम कई सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि वेरी मोस्ट है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। और जब इन दोनों नियमों को पढ़ेंगे, अच्छा मैं थोड़ा सा सरसरी तौर पर आपको दोनों नियम बता देता हूँ। तो केसीएल जो है, किरचॉफ सर्किटल लॉ है, वो ये बताता है कि किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, और जो करंट संधि की ओर जाता है उसे धनात्मक लिया जाता है, और जो संधि से बाहर जाता है उसे ऋणात्मक लिया जाता है। वही चीज़ अभी मैं पहले करके दिखाया था कि एक साइड से 10 एम्पियर की आ रही है, दूसरे साइड 4 एम्पियर की बाहर जा रही है, तो तीसरे में क्या होगा, तो आप तुरंत करोगे कि उस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो अंदर धारा कौन सी आ रही है, 10 एम्पियर की, तो उसे धनात्मक रख दोगे। दूसरी धारा बाहर जा रही है 4 एम्पियर की, तो उसे ऋणात्मक रखोगे, 10 - 4 आपको मिल गया। और तीसरी धारा जो आपको नहीं मालूम है उसे यक्स ले लीजिए, तो 10 - 4 + यक्स बराबर में क्या रखोगे, 0, क्योंकि संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 रख दोगे। तो 10 में से 4 गया, 6 बचा, 6 को उधर ले जाओगे तो -6। अब माइनस का मतलब धारा क्या हो रही है, बाहर जा रही है, तो उस वाली लाइन का करंट कितना हो गया, 6 एम्पियर, जो कि बाहर जाता रहेगा। तो ये केसीएल से ही आया है बच्चों। और केवीएल क्या होता है कि किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसको अपन लेक्चर में नहीं डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी नियम है। जब इतना हम पढ़ लेंगे तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज, विशेष प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन में व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली क्या है कि प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन बनाया था कि जिससे किसी अज्ञात प्रतिरोध, जिसका मान आपको ज्ञात नहीं, उसका प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता था, है ना। बड़ा ही अच्छा इसका नियम होता है, बहुत ही सरल है। इसका डेराइवेशन भी है कि इसके सिद्धांत की व्युत्पत्ति कीजिए, P/Q = R/S, वेरी मोस्ट है। तो अपन वहाँ पे चल के इसको पढ़ेंगे। फिर इसी पर आधारित 2 प्रकार, जैसे अपन लोग गॉस प्रमेय पढ़े थे, उसके बाद उसका अनुप्रयोग पढ़े थे ना, उसी प्रकार व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ेंगे और उसके 2 अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम लोग। एक तो विभव मापी पोटेंशियोमीटर और दूसरा मीटर सेतु, ठीक है। मीटर सेतु भी एक ऐसा यंत्र है जो कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का काम करता है, जबकि विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विभव की गणना की जाती है, विभव को मापा जाता है, ठीक है। इन दोनों को पढ़ने के बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो आपका सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रभाव, कि जब करंट फ्लो होती है तो क्या क्या। अच्छा, यहाँ प्रभाव पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ेंगे, बैटरी के बारे में, क्योंकि बैटरी भी करंट का स्रोत होती है। बहुत मज़ेदार पोर्शन है। बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक वे बैटरी हैं जिन्हें एक बार डिस्चार्ज कर देने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। द्वितीयक वे बैटरी हैं जिन्हें डिस्चार्ज करके आप पुनः चार्ज कर लेते हो। तो प्राथमिक का एग्जाम्पल आपका पेंसिल सेल है, एक बार ख़त्म हो गया तो आप फेंक ही देते हो, दोबारा उसे चार्ज करके यूज नहीं कर पाते हो। और द्वितीयक का उदाहरण क्या है, आपके मोबाइल की बैटरी रोज़ डिस्चार्ज होती है, रोज़ आप चार्ज करके यूज कर लेते हो। या कि एम्पलीफायर वाली बैटरी डिस्चार्ज हुई, फिर से चार्ज करके यूज कर लिए। तो ये प्राथमिक द्वितीयक प्रकार के सेल हुए आपके। फिर इसके बाद सेलों का भी संयोजन अपन लोग पढ़ेंगे। उसके भी संयोजन 3 प्रकार के होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन।
इतना पढ़ लेने के बाद फिर आगे आपका अब करंट के फ्लो होने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं प्रभाव आपको पहले ही बता चुका हूँ, 3 प्रकार के होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो नेक्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, या इसे हम लोग जूल प्रभाव भी बोलते हैं। और बताया जाएगा आपको कि जब किसी वायर से करंट फ्लो होती है तो वायर गर्म पड़ जाता है या उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, तो उत्पन्न हुई ऊष्मा की मात्रा H बराबर I² RT रहेगी, और तार से करंट फ्लो होने के कारण ऊष्मा का उत्पन्न होना ही जूल प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहलाएगा। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे, डिटेल पढ़ेंगे इसका। उसके बाद अगला इफेक्ट हमारा आता है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट में हम लोग फैराडे के 2 नियम पढ़ेंगे, विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के नियम। आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, याद भी आ रहा होगा, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे आज के लेक्चर में। तो इस नियम को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में बिल्कुल, ठीक है। कि जब किसी इलेक्ट्रोड से धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे प्रवाहित आवेश का मान विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। और दूसरा भी नियम कुछ इसी प्रकार का था, जब समान समय तक समान आवेश प्रवाहित किया जाता है तो अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा जो होगी इनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होगी, है ना। तो फिर वहाँ पे इसका डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल भी लगाएंगे अपन लोग इससे संबंधित। तो ये 2 प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे इसी यूनिट में। इसके बाद अगला यूनिट में आप हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे, पर अगला यूनिट शुरू होने से पहले एक छोटा सा इफेक्ट हम लोग और भी पढ़ेंगे बच्चों, जिसे हम लोग सीबेक प्रभाव नाम देंगे। सीबेक प्रभाव बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है। क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। 2 ऐसे धातु के तार लीजिए जिनका विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत दूर दूर स्थान हो, और इन दोनों तारों का संयोजन तैयार करिए, यानी कि इनके दोनों सिरों को जोड़ लीजिए। फिर एक तार को बीच में कट करके एक छोटा सा बल्ब आप LED वगैरह को जोड़ दीजिए। फिर जहाँ पे आपने जोड़ बनाया था, इसकी संधि बनाई थी, तो एक संधि को खूब ज़्यादा गर्म कर दीजिए और दूसरी संधि को खूब ठंडा कर दीजिए, यानी कि एक संधि को बर्फ़ में रख दीजिए, दूसरे संधि को आग के ऊपर। तो आप मज़ेदार चीज़ देखोगे कि वो बल्ब आपका जलने लगेगा। यानी कि संधियों पर तापांतर उत्पन्न होने के कारण उसके अंदर से धारा का फ्लो, धारा प्रवाहित होने लगेगी, और इस तापांतर के कारण उत्पन्न होने वाली धारा को ही सीबेक प्रभाव कहते हैं। एक जादुई टाइप की चीज़ आप लोग देखोगे, बड़ी ही मज़ेदार चीज़ टाइप की चीज़ें देखोगे। कई संधियों का जोड़ा भी हम आपको बताएंगे जो आपके आसपास के जीवन में आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो आप घर में भी इस प्रैक्टिकल को करके देख सकते हैं। तो जब वहाँ तक हम पहुँचेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होगा। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हम लोग और पढ़ेंगे परिभाषा के तौर पर, जो 3-3 नंबर में आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता, फिर सुपर कंडक्टिविटी यानी कि अति चालकता। अति चालकता के लिए बारे में बता दूं, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, चूँकि केमरलिंग ओन्स ने इसकी खोज की थी। उन्होंने ये बताया था कि जब किसी पदार्थ को हम ठंडा करते हैं तो इसका प्रतिरोध घटता चला जाता है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका एक निश्चित ताप तक ठंडा करने पर इनका प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो जाता है ना। ऐसे पदार्थ अपने अंदर आने वाली समस्त धाराओं का अपने अंदर से प्रवाह कर देते हैं। पहले क्या था, प्रतिरोध था, तो जब धारा प्रवाहित हो रही थी तो प्रतिरोध कुछ न कुछ धारा को रोक रही थी। तो अगर 4 एम्पियर आप भेज रहे थे तो केवल 3 ही एम्पियर आपको मिल पा रहा था। पर जब उस पदार्थ को हमने ठंडा कर दिया तो उसका प्रतिरोध बिल्कुल 0 हो गया, तो अंदर आने वाली 4 एम्पियर धारा में से वो कुछ भी नहीं रोक पाया, तो पूरी की पूरी 4 एम्पियर की धारा को प्रवाहित कर दिया वो अपने अंदर से। तो ये जो घटना ये लोग प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं अतिचालकता या सुपर कंडक्टिविटी। तो परीक्षा में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता था कि अतिचालकता क्या है, इसके प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए, तो फिर वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ाया जाएगा आपको। फिर छोटी छोटी चीज़ें और पढ़ेंगे, थर्मिस्टर, जैसे कि थर्मिस्टर क्या है बच्चों, आप लोग देखते हो कि कुछ आपके घर में टीवी वगैरह इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं कि अगर एक नियत धारा प्रवाहित होती रहे
तो टीवी ढंग से आपकी चलती रहे। पर एकाएक आपका विभव बढ़ गया कभी फॉल्ट वगैरह होने के कारण, तो टीवी अपने आप स्विच ऑफ हो जाती है, जलने से बच जाती है। वैसे एकाएक विभव बढ़ेगा तो टीवी आपकी जल जाएगी। पर ये जो लगा होता है कोई भी यंत्र जिसके कारण वो कट ऑफ कर देती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर, है ना। थर्मिस्टर के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग। दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, कि जब भी कभी आपका शॉर्ट सर्किट हो या कुछ भी हो तो परिपथ का ऊष्मीय प्रभाव के कारण, जूल इफेक्ट के कारण ताप बढ़ जाएगा, और ताप बढ़ने से ये थर्मिस्टर क्या होगा, स्विच ऑफ कंडीशन में चला जाएगा और आगे धारा प्रवाहित नहीं होने देगा। तो ये एक विशेष प्रकार का प्रतिरोध ही होता है। फिर एक छोटी चीज़ हम लोग और यहाँ पे पढ़ेंगे, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध क्या है, आप लोग पुरानी पीसीबी वगैरह अगर आप देखे होंगे, ख़राब जो प्लेटें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की, जैसे टीवी वगैरह की या रेडियो वगैरह की, तो उसमें आप छोटे छोटे यंत्र देखे होंगे, लंबे लंबे पतले पतले लगे रहते हैं, जिनमें रंग बिरंगी धारियाँ रहती हैं। बहुत देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो वो जो रंग बिरंगी धारियाँ हैं वो उसके मान को व्यक्त करती हैं। हर धारी का कोड अलग होता है, मान अलग होता है। तो इसी मान को हम लोग पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध के वर्ण क्रम में, जिससे हम लोग भी अब किसी भी कार्बन प्रतिरोध का मान आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे उसके कलर वाली धारियां देखकर ही। इतना पढ़ने के बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। छोटी मोटी चीज़ें और भी रहेंगी, उसे हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो बिल्कुल अब तैयार हो जाइए। आप कल से इसके मैं रेगुलर एक एक लेक्चर देना शुरू कर दूँगा हर रोज़। कुछ बच्चों के मन में शंका हो रही होगी कि पिछला जो एक क्वेश्चन छूट रहा है आपका, तो बीच में जब भी कभी गैप मिलेगा तो मैं उसको भी आपको बता दूंगा। एक बात और आज स्पष्ट हो गई है कि आपका विद्यालय 7 सितंबर महीने तक ओपन हो पाएगा, है ना। MPBSC ने ये खबर निकाली है, लगभग न्यूज़ चैनलों में प्रसारित हो रही, तो ये खबर बिल्कुल सही है। अब अभी तो यही निर्धारित किया जा रहा है कि सितंबर महीने तक में ओपन होगी। फिर आगे अगर कुछ नई चेंजिंग होती है, कुछ और भी होता है तो आगे या पीछे हो सकता है, तो उसकी सूचना मैं आपको बाद में दूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसे बहुत ही अच्छे सुनिए, क्योंकि पूरे के पूरे यूनिट का ये दर्पण है आज का वीडियो, और जब भी आप परेशान होइएगा इसे दोबारा देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।